सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतलीबाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेकदिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतलीबाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छोटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं
उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां। सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें लग सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे मिलिए, ये है रोहन। रोहन के पिताजी की बर्तनों की दुकान थी। उस दुकान में तरह तरह के बर्तन थे। तांबे के मर्तबान, लोहे की कढ़ाई, इस्पात से बनी प्लेट, कांच से बने गिलास और यहाँ तक कि मिट्टी के बने हुए घड़े। उसके पिताजी सुबह जब भी दुकान खोलते, वह सभी सामान को अच्छे से साफ करके लगाते। एक दिन जब रोहन के माता पिता काम से घर आए, कल धनतेरस का त्योहार है। कल ग्राहक जल्दी आना शुरू कर देंगे, इसलिए दुकान जल्दी खोलनी होगी। पिताजी, क्या मैं कल आपके साथ दुकान चल सकता हूँ? मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, कल हम सब मिलकर दुकान लगाएंगे। रोहन खुशी खुशी सो गया। सुबह उठकर वह झट से तैयार हो गया। पिताजी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वाह, चलो हम नाश्ता करें और फिर चलेंगे। रोहन पिताजी की मदद करने के लिए बहुत उत्साहित था, पर रास्ते भर उसके मन में बहुत से सवाल आते रहे, जैसे पिताजी इतने सारे बर्तन कैसे लगाते होंगे? किसी ग्राहक को इतने सारे बर्तनों में से कोई एक बर्तन कैसे ढूंढ कर देते होंगे? यदि बहुत सारे ग्राहक आ जाएं, तो हर एक ग्राहक को उनकी पसंद का बर्तन कैसे देते होंगे? जैसे ही रोहन और उसके पिताजी दुकान पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि दो बंदर इधर उधर कूद रहे थे और उन्होंने दुकान का सारा सामान फैला दिया। जैसे ही बंदरों ने रोहन और उसके पिताजी को देखा, वो खिड़की से कूदकर भाग गए। रोहन के पिताजी सारे सामान को इधर उधर फैला हुआ देखकर परेशान हो गए। अरे, यह क्या हो गया? ग्राहकों के आने का समय हो गया है और मैं इतनी जल्दी कैसे सब सामान को ठीक से रखूंगा? रोहन को पिताजी की परेशानी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा हुआ रोहन, तुम मेरी मदद के लिए हो। रोहन, अगर हम एक जैसे इस्तेमाल में आने वाले बर्तन एक जगह रखेंगे तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। रोहन और उसके पिताजी साथ मिलकर बर्तन लगाने लगे। रोहन ने धीरे धीरे पहले बड़े आकार की कटोरियां एक साथ रखीं, फिर छोटी। ऐसा करते करते रोहन ने देखा कि कुछ कटोरियां तो चमकीली हैं, कुछ कटोरियां भूरे रंग की और कुछ कटोरियां कांच की। उसने एक एक करके सभी एक जैसे दिखने वाली कटोरियां एक साथ रख दी। पिताजी, ये सभी कटोरियां अलग अलग क्यों दिखती है? क्योंकि यह सभी अलग अलग पदार्थों से बनी है। यह जो सबसे चमकीली है, यह इस्पात के पदार्थों से, और यह जो भूरे रंग की है, यह तांबे से, और वह जो है कांच की कटोरियां हैं। इनके साथ बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यह आसानी से टूट सकती है। रोहन को याद आया कि घर पर पिताजी और माँ ने उससे अपने खिलौने किस तरह से रखना सिखाया और पिताजी और माँ किस तरह से रसोई का सामान रखते हैं। इसी तरह से रोहन ने देखा कि बाकी सब बर्तन भी अलग अलग पदार्थों से बने हैं।
पिताजी, अलग अलग पदार्थों से बर्तन क्यों बनते हैं? रोहन बेटा, हर एक पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोहे और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। जैसे यह लोहे की कढ़ाई, क्योंकि यह बाकी सब पदार्थों से ज्यादा मजबूत है तो खाना जलता नहीं है। समझ गया पिताजी। पिताजी ने रोहन को गले लगाया और कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इतने में ग्राहकों ने आना शुरू कर दिया। यह सब करते हुए रोहन ने इस बात पर विचार किया कि एक ही तरह का बर्तन अलग अलग पदार्थों से बना है, जैसे गिलास कांच से तथा इस्पात से, कढ़ाई लोहे की भी और एल्यूमिनियम की भी और अन्य पदार्थों से भी बनी है। रोहन को यह सब बड़ा रोमांचक लगा। जब वह बाजार में गया, उसने देखा कि इन सभी पदार्थों से अनेक वस्तुएं बनती हैं, जैसे खिलौने मिट्टी से, प्लास्टिक से और कपड़े से भी बनते हैं। उसने यह भी देखा कि एक ही पदार्थ से अनेक वस्तुएं भी बनती हैं। जब वह घर पहुंचा, वह हाथ पैर धोकर माँ के पास बैठा। आज का दिन कैसा था रोहन? माँ, मैंने पिताजी की मदद की और साथ ही साथ यह सीखा कि किस तरह से विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनती है। अरे भाई वाह! एक काम करते हैं, क्यों ना आज तुमने जो भी देखा उसकी एक सूची बनाए। माँ ने सूची के एक स्तंभ में विभिन्न पदार्थों को लिखा और दूसरे स्तंभ में रोहन ने एक एक करके वह सब वस्तुएं लिखी एवं उनके चित्र भी बनाए जो उसने बाजार में देखी। रोहन उस दिन बहुत खुश था। उसने विभिन्न पदार्थों एवं उनसे बनने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में जाना। रोहन ने उन वस्तुओं को एक समूह में रखना, यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी सीखा। रोहन ने सोचा कि अब वो घर में खाने की चीजों, पहनने की चीजों और पढ़ने की चीजों की सूची बनाएगा और उनका वर्गीकरण करेगा। घर में और ऐसी कितनी चीजें हैं जिनका वर्गीकरण किया जा सकता है? क्या आप सब भी अपने आसपास मौजूद वस्तुओं से इस तरह की एक सूची बना सकते हो? शाम को रोहन के खेलने का समय हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, शाम हो गई है, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? हाँ, पर ध्यान से और सबके साथ मिलकर खेलना। रोहन अपने सभी दोस्तों से मिला और वह उन्हें यह बताने के लिए बहुत उत्सुक था कि किस तरह उसने अपने पिताजी के साथ दुकान पर समय बिताया और कुछ नया सीखा। कैसे हो तुम सब? हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम सबको पता है, मैं कल पिताजी के साथ दुकान पर गया था और वहाँ मुझे पिताजी के साथ बहुत मजा आया। मैंने बाजार में भी बहुत सारी चीजें देखी। सभी दोस्त रोहन की बात सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। हमें भी बताओ, तुमने क्या किया? कल 2 बंदरों ने आकर दुकान पर सारे बर्तन बिखेर दिए और फिर मैंने और पिताजी ने साथ में मिलकर दुकान लगाई। मेरे पिताजी की दुकान में बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से बनने वाले बर्तन हैं। कुछ मिट्टी के बने हुए, कुछ लोहे के, तो कुछ इस्पात से और कुछ कांच से बने हुए बर्तन। मैंने अलग अलग वस्तुओं का वर्गीकरण यानी समूहन करना सीखा। अरे, हम भी अपने रसोई घर में बर्तनों को कुछ इसी प्रकार से रखते हैं, पर मेरे रसोई घर में कांच के बर्तन एक जगह होते हैं, तांबे के अलग और लोहे और इस्पात के अलग। रोहन सोच में पड़ गया। प्रिया की बड़ी बहन सरिता पास में खड़े होकर यह सब सुन रही थी। वह हंसने लगी और कहा, बच्चों, क्या मैं तुम्हारी परेशानी सुलझाने में कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ दीदी। तो चलो बताओ, ये जो पत्थर जमीन पर पड़ा है, इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है? यह सफेद रंग का है। ये बहुत ही सख्त और नुकीला है, इससे चोट लग सकती है। जब बारिश आती है और मैं इसे जमा हुए पानी में फेंकता हूँ तो यह डूब जाता है और नीचे जाकर बैठ जाता है। अब बताओ ये क्या है? अरे, यह तो चौक है। और मास्टर जी इससे कक्षा में श्याम पट पर भी लिखते हैं।
तो अब बताओ, इसे देखकर क्या लगता है? यह सफेद रंग का है। यह सख्त है। पर पानी में डालने पर क्या होगा? चलो अभी देख लेते हैं। सभी ने एक डब्बे में पानी भरा और एक चौक और एक पत्थर को उसमें डाला। क्या आप बता सकते हो चौक और पत्थर को क्या हुआ होगा? अरे यह तो डूब गए। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि चौक पानी में घुलने लगा। दीदी देखो, चौक तो पानी में घुल गया पर पत्थर नहीं घुला। अब समझ में आया, चौक और पत्थर में कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना रोहन। हर एक पदार्थ के कुछ गुण होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार पदार्थ एक ही वर्ग या समूह में आए। बिल्कुल सही कहा। पदार्थों के गुणों में समानताओं एवं विभिन्नताओं के अनुसार उनका समूह या वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मेरे रसोई घर में बर्तनों का समूह, वह किस पदार्थ से बने हैं, और रोहन की पिताजी की दुकान पर वह किस इस्तेमाल में आता है। मुझे पदार्थों के गुणों के बारे में और जानना है। बिल्कुल जान सकते हो, अपने आसपास की अनेक वस्तुओं का अध्ययन करके। अब यह बताओ कि पत्थर और चाक के गुणों के बारे में क्या सीखा? पत्थर और चाक दोनों ही सफेद रंग के हैं और सख्त है। चाक पानी में घुल सकता है पर पत्थर नहीं घुल सकता। दोनों ही पानी में डूब सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जो पानी में तैर पाएगा? अरे हाँ, मेरी कागज की बनी हुई नाव। अरे वाह प्रिया, तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही समझदार हैं। धन्यवाद दीदी, हमें यह बताने के लिए कि सख्त या कठोरता, घुलनशीलता एवं पानी में डूबना या तैरना पदार्थों के विभिन्न गुणों में से एक हैं। बिल्कुल सही कहा रोहन। और राजू, इसी तरह पदार्थों के और भी बहुत गुण हैं। हम बहुत सी वस्तुओं का अध्ययन करके उनके बारे में जान सकते हैं। मैं आज ही घर जाकर विभिन्न वस्तुएं एकत्रित करके यह सब जानने की कोशिश करूँगा। इतने में सूरज ढलने लगा और सभी अपने अपने घर खुशी खुशी चले गए। प्राणियों में पोषण भाग 2। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क समझना कि भोजन आमाशय से आहार नली के और कौन कौन से भागों में जाता है। ख समझना कि क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन और अवशोषण कैसे होता है। ग क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के अंतर को समझना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में सोनू और मीना के साथ मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा था। हमने भोजन के
मुंह से अमाशय तक के सफर को भी समझा था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भोजन के अमाशय से आगे का सफर समझते हैं। दीदी, शाम हो गई है। आपने कहा था कि आप शाम को भोजन के आमाशय से आगे के सफर के बारे में बताएंगी। हाँ सोनू, रुक, मैं वह चित्र लेकर आती हूँ जो मैं बना रही थी। चल, बता कि तुझे क्या याद है? भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन मुख ग्रहिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलता है। वाह सोनू, तुझे तो सब याद है। चल, अब भोजन के आगे के सफर के बारे में समझते हैं। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यह 7.5 मीटर लंबी कुंडलित यानी कि घुमावदार नली है। यह यकृत यानी लिवर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से स्राव प्राप्त करती हैं और खुद भी कुछ रस स्रावित करती हैं। 7.5 मीटर, इतनी लंबी? दीदी, मेरा तो पेट इतना छोटा सा है, इसमें इतनी लंबी नली कैसे समाती होगी? दोस्तों, क्या आपको पता था कि क्षुद्रांत्र की लंबाई 7.5 मीटर होती है? हाँ, सोचने वाली बात तो है। यह किसी रस्सी की तरह कुंडलित होती होगी, इसीलिए समा जाती है। पता है सोनू, यकृत जिसे जिगर भी कहते हैं यानी लिवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है। यह पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस वसा यानी कि फैट्स के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यकृत क्षुद्रांत्र के पास होता है? यह उदर एब्डोमेन के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ होता है। यहाँ देखो। और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास पीले रंग का होता है। यह अग्नाशयिक रस स्रावित करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और अग्न्याशय कहाँ होता है? अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे होता है। देख यहाँ। अब बचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र के निचले हिस्से में पहुंचता है। यहाँ आंत्र रस यानी डाइजेस्टिव जूसेस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यह देख, मैंने इस सूची में लिखा है कि कौन से पदार्थ किस में परिवर्तित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, वसा अम्ल या फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड। ये पाचन क्रिया तो किसी कारखाने से कम नहीं है। कितना कुछ होता है भोजन के साथ। और मैं समझता था कि भोजन मुंह से लेकर पेट में जाता है और पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। क्या आप लोग भी सोनू की तरह सोचते थे दोस्तों? सोनू, अभी तो भोजन शरीर के 2 और भागों से गुजरेगा, तभी पाचन क्रिया समाप्त होगी। पता है सोनू, क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन
और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। अवशोषण वो कैसे होता है? पोषक तत्व क्षुद्रांत्र की अंदरूनी दीवार द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्षुद्रांत्र में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्षुद्रांत्र की अंदरूनी दीवार पर उंगली जैसी हजारों संरचनाएं होती हैं। चल, मेरी विज्ञान की पुस्तक में इसका चित्र देखते हैं। इन्हें दीर्घरोम या रसांकुर या विली कहते हैं। ये रसांकुर उंगली जैसी क्यों होती है? किताब में लिखा है कि उंगली की तरह संरचना के कारण पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। रसांकुर में बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन रसांकुर से रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। अच्छा, तो ऐसे भोजन का अवशोषण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और इस तरह से हमारे लिए ऊर्जा उपलब्ध होती है। अच्छा, तो अब पाचन और अवशोषण हो गया, तो क्या अब पाचन क्रिया समाप्त हो गई? नहीं सोनू, अब अपचित और अनवशोषित भोजन बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। क्या 1.5 मीटर? और क्षुद्रांत्र तो 7.5 मीटर लंबी होती है। तो फिर अंग्रेजी में इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्यास यानी कि डायामीटर क्षुद्रांत्र से ज्यादा होता है, लगभग 2 गुना ज्यादा। अच्छा, अब समझा मैं। अब भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है, वह बृहदांत्र में चला जाता है और बृहदांत्र उसमें से पानी अवशोषित कर लेता है तथा बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय यानी कि रेक्टम में चला जाता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। कितना लंबा सफर तय करता है भोजन। मैं तो बहुत हैरान हूँ दीदी। अब जब भी मैं कुछ खाऊंगा तो याद रखूंगा कि भोजन शरीर के अलग अलग भागों से गुजरता है और हमें ऊर्जा देता है। हाँ सोनू, सही कह रहे हो। और तुम्हें समझाते समझाते मेरी परीक्षा की तैयारी भी हो गई। अब आप कल अच्छे से परीक्षा दे पाएंगी। और अब मैं भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। दीदी, मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया तो आपने मुझे समझा दी, पर अन्य प्राणियों जैसे गाय आदि में पाचन कैसे होता होगा? बड़ा अच्छा सवाल है सोनू। मैं कल अपनी टीचर जी से इसके बारे में पूछूंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने
भोजन के आमाशय से बृहदांत्र तक के सफर के बारे में समझ लिया होगा, है ना? कितना लंबा सफर पाचन का। चलिए अब अगले वीडियो में सोनू के सवाल के जवाब के बारे में जानेंगे। जल्द मिलेंगे। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सानिया। मैं यहाँ अपने चाचा के घर आई हूँ, अपने भाई कबीर के साथ। मेरे चाचा जी एक किसान है। क्या आप भी मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे? ये क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो अनाज है। इसमें इतना अनाज क्यों है चाचा जी? ये अनाज के भंडारण के लिए होते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये तो फसल उत्पादन का सबसे अंतिम चरण होता है। क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले भी फसल उत्पादन में कौन कौन से चरण होते हैं? हाँ भैया, मैं जानती हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हें खेती के चरणों के बारे में याद है या नहीं। ये कुछ तस्वीरें हमने खेती करते समय खींची थी। क्या तुम इन तस्वीरों को पहचान सकते हो? सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करनी होगी और सबसे अंत में भंडारण होगा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। पर बीच में क्या क्या आएगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। चाचा जी, मैंने खेती के सभी चरणों के बारे में बस पढ़ा है। मैं वो सब कुछ देखना भी चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। चलो, तुम्हें इस मौसम में धान यानी चावल की फसल के बारे में जानने को मिलेगा। चावल का मौसम? इसका क्या मतलब? चावल की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है ताकि खेत के पौधों का कीटों और अनावश्यक पौधों से बचाव हो सके। अब मैं समझी। अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है ना, इसलिए बारिश के पानी से चावल की फसल अच्छी हो जाएगी। सब फसल मौसम के हिसाब से होती है। ओह, ये तो खरीफ और रबी फसलों वाली बात है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। खरीफ फसलें बारिश के मौसम में उगती हैं, इसलिए धान एक खरीफ फसल है। क्या आप भी रबी और खरीफ फसलों के नाम जानते हैं? क्या आप इनमें से रबी और खरीफ की फसलों की पहचान कर सकते हैं? ये देखो, यहां सभी अपने खेतों की मिट्टी तैयार कर रही हैं। सबसे पहले मिट्टी का उलटना पलटना, ठोस मिट्टी को पोला बनाना फसल के लिए बहुत जरूरी है। घर पर भी मम्मी जी गमले की मिट्टी की खुदाई करके ही पौधा लगाती हैं ताकि पानी और खाद अंदर तक जाए। सानिया, तुम खुद भी ये चेक कर सकती हो। ये 2 गमले, इसके एक में ठोस मिट्टी है
और दूसरे में पोली मिट्टी। अब तुम कैसे पता लगाओगी कि किसमें पानी अंदर तक गया है? अरे हाँ, पोली मिट्टी में तो अधिक गहराई तक पानी गया है। देखो, इस लकड़ी को इस मिट्टी में डालकर देखने पर पता चला कि पोली मिट्टी में ज्यादा गहराई तक पानी गया। इस तरह गहराई तक पानी जाने से फसल अच्छी होगी। दोस्तों, क्या मिट्टी को पोला करने से उसे उलटने पलटने के और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? सोचिए और बताइए। देखो, यहाँ केंचुए भी मिट्टी को एक तरीके से खोदकर पोला करने में मदद कर रहे हैं। तभी तो भैया हमारी विज्ञान की पुस्तक में भी यही कहा गया है, केंचुए किसानों के मित्र हैं। चाचा जी, ये सभी लोग किस तरह के औजार का प्रयोग कर रहे हैं? ये हल, कुदाली और कल्टीवेटर की मदद से खेत जोत रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आप बता सकते हो कि इन औजारों में क्या अंतर है? और हाँ, चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल कल्टीवेटर का इस्तेमाल अधिक होता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या कारण हो सकता है कि कल्टीवेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चलो पता करते हैं। देखो सानिया, ये कंघा और पेन है। इस कंघे के दांत इस कल्टीवेटर जैसे लगते हैं और इस पेन का नुकीला सिरा हल के जैसा है। अगर मैं दोनों में मिट्टी खोद कर देखूं तो पता चल सकता है कि दोनों के काम में क्या अंतर है ना भैया? करके देखते हैं। अरे हाँ, देखो, इस कंघे से कम समय में ज्यादा मिट्टी खुद पा रही है। सानिया, तुम जानती हो ये उस कीप को लगाकर क्या कर रहे हैं? लगता है वो कीप का इस्तेमाल कर जमीन में बीज डाल रहे हैं। क्या ये बुआई का चरण है भैया? हाँ, बुआई है ये। क्या आप किसी ऐसी मशीन के नाम जानते हैं जिससे बुआई का काम भी जल्दी हो सके? अपनी पुस्तक में ढूंढ कर बताइए। सारांश, इस पाठ से हमने सीखा: 1. खरीफ और रबी फसल की पहचान करना। 2. कृषि के चरण: 1. मिट्टी तैयार करना, 2. बीज बोना। 3. कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजार। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव गोरिल्ला और ओरांगुटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य है जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था। वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस, जो एक आम चिंपैंजी है, और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो, जो कॉन्गो के जंगल में रहता है।
चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी-कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है। जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपांजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपांजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 10 साल के 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपांजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से। और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के कैक्टस हाउस में, जिसे नागफनी घर कहा जाता है। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अंदर से रोमांचित करने वाला। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका तन गुद्देदार होता है, जबकि इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल गई होती हैं। ये वज्र कंटका के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना जू के बॉटनी रेंज में अलग अलग टाइप्स के गार्डन को दिखाने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं। उसमें एक कैक्टस हाउस भी यहाँ जो दर्शक आते हैं उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक ग्रीन हाउस में बना करके स्ट्रक्चर में इन्हें रखा गया है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैक्टस रखे गए हैं। जनरली कैक्टस का नाम आते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है वैसे प्लांट्स के बारे में जो जनरल टर्म्स में लोग समझते हैं कि जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल रफ कंडीशन में रहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि कैक्टस जो है सो काफ़ी हार्श प्लांट होते हैं, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और इनमें बहुत से तरह के मॉडिफिकेशंस नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिससे ये वाटर लॉसेस जो होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करके अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। और ये काफ़ी ड्राई एरियाज में भी, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है वैसे जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। ये सभी तरह के डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये कैक्टसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो कैक्टस में लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके तने मोटे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी इन पौधों के तनों में विशेष प्रकार से संरक्षित रहते हैं। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी इनके तने और टहनियां करती हैं। कैक्टस में पानी उसकी जड़ों की सहायता से आता है। इनकी मुख्य जड़ लंबी और मजबूत होती है। ये जड़ ही जमीन के नीचे से पानी खींचती है। कैक्टस पौधे में मौजूद पानी सामान्य पानी से मोटा जेल रूपी होता है। ये पानी रेगिस्तानी इलाकों में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान की तरह है। पानी बेस्वाद होता है, लेकिन इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता। कैक्टस प्लांट में मौजूद ये पानी पौधे को भी शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाता है। कैक्टस परिवार की लगभग 1750 प्रजातियां हैं। अधिकांश कैक्टस शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यहां तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी यह पाया जाता है, जो पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। पत्ती रहित चमकदार तना कैक्टस की विशेषता है। इसे पानी संरक्षण के लिए अनुकूल माना गया है। लगभग सभी कैक्टस रसीले होते हैं। मांसल हिस्से स्टेम पानी को स्टोर करने के अनुकूल होते हैं। ज्यादातर कैक्टस के तने हरे रंग के होते हैं। किसी किसी कैक्टस का तना भूरे रंग का भी होता है। अधिकतर कैक्टस की पत्तियां सदृश्य नहीं होती। कैक्टस स्पाइन को विशेष संरचनाओं से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें ओरोलेक्स कहा जाता है। कैक्टस के तने अक्सर रिब्ड या फ्लेवर्ड होते हैं, जो बारिश के बाद आसानी से जल अवशोषित करता है। इसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। कैक्टस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है। कैक्टस के फूलों में आमतौर पर कई फुंकेसर स्टेमन्स होते हैं, जो एक से अधिक शाखा पैदा कर सकते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश कैक्टस की जड़ बहुत अच्छी होती है।
जो सतह के चारों ओर फैलती है। कैक्टस का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसके कई प्रजातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है और कई प्रजातियों को चारा और भोजन, विशेष रूप से उसके फल के लिए उगाया जाता है। कैक्टस यानी कांटों से भरा एक ऐसा पौधा जो अपने तनों में पानी को जमा कर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और वो अपना वृद्धि करता रहता है। पटना जू में कैक्टस के काफ़ी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जैसे गोल्डन बॉल, कूपर किंग, पिंक लिम्फ, एंजल विंग्स, बैलून कैक्टस इत्यादि। इसके रख रखाव एवं देख रेख पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें समय समय पर बेवेस्टिन का छिड़काव किया जाता है ताकि फंगस आदि से बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।